Hello students, good morning all of you. We have also discussed Henry's law in the previous video. Now let's we start the application of Henry's law and dissolution mechanism. Dear students, लास्ट वीडियो में जो हमने आपको कल शो किया था उसमें आपको हमने हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस किया था, उसकी लिमिटेशंस को बताया था। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी solubility of CO2 in cold drink or soft drink. Okay students, cold drink का यूज आप करते हैं। According to the Henry law, each gases are more soluble in any liquid at high pressure। यानी जब प्रेशर हाई होता है तो कोई भी गैस लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। ओके, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ हम CO2 को उसमें डिसॉल्व करते हैं, तो CO2 के साथ जब कोल्ड ड्रिंक को मिक्स करके बोतल में फिल्ड किया जाता है तो उस समय उस बोतल के लिए हम बहुत हाई प्रेशर पर सील्ड करते हैं, क्योंकि उस समय CO2 प्रेशर ज़्यादा होने के कारण आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। और जैसे ही आप कैप को खोलते हैं तो कैप खोलने पर प्रेशर एक साथ कम होता है और CO2 एक साथ गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण देखा होगा आपने, कोल्ड ड्रिंक्स का जैसे कैप खोलते हैं तो CO2 एक साथ बबल्स के रूप में बाहर निकलती है। क्यों? व्हाट्स रीज़न ये है आपका, क्योंकि प्रेशर एक साथ कम होता है और CO2 एक साथ गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका, आपने देखा होगा स्क्यूबा डाइवर्स और सी डाइवर्स। समझ रहे होंगे? सी डाइवर्स का मीन्स होता है समुद्री गोताखोर। स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं, जब वो वाटर के बहुत अधिक गहराई पर जाते हैं, समुद्र लेवल पर निचली गहराई पर तल की तरफ, बॉटम की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इस कारण से हम सांस लेते हैं, जब जैसे ही सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो ब्रीथिंग करते समय नाइट्रोजन हाई प्रेशर पर हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। और डिसॉल्व होने पर रीज़न क्या होता है, डिसॉल्व होने पर जब वो डिसॉल्व हो जाती है तो उस समय तो हम सांस ले लेते हैं, और जैसे ही पानी की सरफेस पर आते हैं तो पानी की सरफेस पानी पर प्रेशर एक साथ कम हो जाता है और नाइट्रोजन उसमें डिसॉल्व नहीं होती। इट मीन्स नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाती और वो बबल्स के रूप में कैपिलरीज में आ जाती है। और जो बबल्स कैपिलरीज में आते हैं, जिससे कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, जो एक पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। जब हम सांस लेते हैं बहुत दर्द सा होता है, हमें पेन फील करना पड़ता है। तो इस डिसीज़ को हम बेंट्स कहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए जो सी डाइवर्स होते हैं, यहाँ पर अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ले जाते हैं। उनमें होता क्या है, उनमें देखिए स्टूडेंट्स 11.7% हीलियम होता है, प्लस 56.2% नाइट्रोजन होता है, प्लस 32.1% यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। ये होता है उस ऑक्सीजन सिलेंडर। देखिए वर्क क्या है यहाँ पर, हीलियम इज वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और हमारे ब्लड का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट वाटर होता है। तो हीलियम जो होती है वो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी को घटा देती है, जिससे नाइट्रोजन
ब्लड में डिजॉल्व नहीं हो पाता और हमें सांस लेने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इट मीन्स हमें ये सारा मिक्सचर इसके लिए जो बेंट्स डिसीज है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, थर्ड एप्लीकेशन आपके सामने प्रेजेंट है। ये क्या है? जैसे ही आप हिल्स पर जाते हैं, हिल्स यानी पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई पर जाते हैं हम, बट अर्थ से जो नॉर्मल फील्ड एरिया है वहाँ से ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने पर क्या होता है, प्रेशर एक साथ कम हो जाता है। और प्रेशर एक साथ कम होने पर क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आसानी से डिजॉल्व नहीं हो पाती और हम वहाँ पर आसानी से ब्रीथिंग नहीं कर पाते। इस डिसीज को एनोक्सिया का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एनोक्सिया, इसको बोलते हैं एनोक्सिया। तो आपके सामने 3 एप्लीकेशन मैंने प्रेजेंट दी। फर्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। थर्ड, सी डाइवर्स जब है कहाँ पर, वाटर लेवल पर नीचे बॉटम तल पर जाते हैं, डीप स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पर ये सारी दिक्कतें आपको देखनी पड़ती हैं। एक हिल एरिया पर जहाँ पर एनोक्सिया डिसीज का आपको सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इट मीन्स if we dissolve any solid substance in water makes a solution which is called as the solution of solid in liquid, and this phenomena is also known as the dissolution. ओके स्टूडेंट्स, जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम वाटर में या किसी अदर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और सॉलिड सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व होने का जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है? तो that amount of any substance which completely dissolve in any solvent or a definite amount of solvent at the room temperature is called as the solubility. किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की वह मैक्सिमम क्वांटिटी जो रूम टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, डेफिनेट अमाउंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और उस समय जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये कोई कंटेनर है, इसमें आपने कोई सॉल्वेंट लिया, ये सॉल्वेंट है आपके सामने और इसमें हमने सॉलिड को डिसॉल्व किया। ये क्या है, ये सॉलिड मॉलिक्यूल है जो आपको इस तरीके से शो किए गए हैं, इनको सॉलिड मॉलिक्यूल कहा जाता है। सॉलिड मॉलिक्यूल सब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाते हैं, उस समय मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या मॉलिक्यूलर इंटरएक्शन के कारण सॉलिड मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में कंप्लीटली सबमिट होते हैं और स्लोली वो जो है एक दूसरे में सबमिट होने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। अगर ये अमाउंट सॉलिड का किसके अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, ठीक, सॉल्युबिलिटी मीन्स that makes the amount of a solid which completely dissolve in definite amount of the solvent at the room temperature called as the solubility makes a saturated solution। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड का वह मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्वेंट के अगर डेफिनेट अमाउंट में डिसॉल्व करते हैं रूम टेम्परेचर वो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है, तो उस समय जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। डिसॉल्व होने की प्रक्रिया जो फिनोमेना उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक। अगर हम कहीं ऐसा करते हैं कि सॉलिड का अमाउंट टू सॉल्युबिलिटी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की उससे कहीं ज़्यादा डिसॉल्व कर देते हैं, तो जो मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड का होता है वो कंटेनर के बॉटम पर कलेक्ट हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है,
और सेटल डाउन जो होता है सॉलिड सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट में, जबकि सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट दैट ऑफ द सॉल्युबिलिटी होता है, तो वो इसके बॉटम पर जो है सेटल डाउन हो जाता है, और इस सेटल डाउन सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। इट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस तभी डिजॉल्व होगा किसी भी सॉल्वेंट में जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ये एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो डिसॉल्व होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रेसिपिटेट बनेगा। नाउ सॉल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक, डिसोल्यूशन मैकेनिज्म, सॉलिड किस तरीके से सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो इसके ऊपर दो फिनोमेना है। फर्स्ट फिनोमेना है आपके इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट लाइक एज वाटर। देखिए वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं। वाटर एक पोलराइज्ड सॉल्वेंट होता है, इसमें हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। और जो आयनिक सब्सटेंस होता है दैट फॉर NaCl है, KCl है, ठीक, ये आयनिक सब्सटेंस है आपका। ये देखिए इस कंडीशन में हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। आयनिक सब्सटेंस है आल्सो मेड अप बाय द कैटाइन्स एंड एनाइन्स। और जो भी आयनिक सब्सटेंस होते हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इनके बीच जो लाइन शो की जा रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन कहलाती है। जैसे ही किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए, ये आयनिक सॉलिड है आपका, आयनिक सॉलिड के लिए जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ये आयनिक सब्सटेंस को शो कर दिया यहाँ पर। जैसे ही आयनिक सॉलिड को हम किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर भी सॉल्वेंट है, किसी भी सॉल्वेंट का जो कह सकते हैं बट पोलर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे इसके लिए, तो वाटर में जो ऑक्सीजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये, उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये आयनिक सब्सटेंस के अपोजिट आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे Na+ है तो Na+ के लिए ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, इधर से Cl पर माइनस है तो इसके लिए हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा। रिजल्ट क्या होगा इसका? इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कमजोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक होने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ब्रेक डाउन हो जाएंगी। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन टूट जाएंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। Na+ और Cl- में टूट जाएगा। Na+ Cl- वाटर में जो है फ्री रूप से मूवमेंट करने लगेंगे। और इस समय वाटर का एक फैक्ट होता है, देखिए H2O, वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये Na+ या Cl- में से किसी भी एक आयन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये देखिए क्या बना रहा है आपका H2O Na+, इसको बोलेंगे आप हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन। और इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ पर उसको बोलेंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, वाटर के प्लेस पर कोई और सॉल्वेंट होता है तो इसी एनर्जी को नाम देते हैं हम सॉल्वेशन एनर्जी। इट मीन्स इफ एनी आयन is absorbed by the water molecules. During this time, the released energy is also known as the hydration energy or solvation energy. If the hydration energy is greater than lattice energy, hence the solid become soluble in liquid.
कोई भी सॉलिड तभी सॉल्युबल होगा जब हाइड्रोजन एनर्जी की वैल्यू आयनिक सब्सटेंस की लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा होगी, उस समय वो सॉल्युबल होगा, अदरवाइज वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने आपको समझाया डिसोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। और आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो पोलर सब्सटेंस में सॉल्युबल होते हैं, बट नॉन पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। ओके, ठीक।